नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी के फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में हर घर तिरंगा वंदे मातरम की भावना को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। अमित शाह ने गोरीमेडु स्थित पुडुचेरी सशस्त्र पुलिस मैदान में आयोजित आधिकारिक समारोह में केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के एनसाइन अधिकारियों को यह सम्मान सौंपा। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के बनाए हुए दंड संहिता को बदलकर 3 नई भारतीय न्याय संहिताएं बनाई हैं और ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ी हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के प्रति हमेशा सजग रही है और इसी के तहत पुडुचेरी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर गर्व के साथ राष्ट्र ध्वज फहराने और अभियान में भाग लेने की अपील की है। और इस साल का अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। इस मौके पर देश भर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मौन मार्च, प्रदर्शनियां और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग समेत कई कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सांसद मदन राठौर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं उड़ीसा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अभियान की शुरुआत करेंगे और 60 लाख तिरंगा महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए तैयार किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में तिरंगा संगीत समारोह आयोजित किए जाएंगे और राज्य में 15 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश के युवा हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए देश के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जवान एक साथ देश की सेवा का संकल्प लें। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नारनौल में राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा उदय अभियान के तहत हर घर तिरंगा थीम पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से तिरंगे के साथ जुड़ने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रस्तुति देगा। कार्यक्रम का उद्देश्य वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। भारतीय वायुसेना की 32 वायुसेना कर्मियों और 8 अग्निवीर वायु की एक संगीत मंडली प्रस्तुति देगी, जो देशभक्तिपूर्ण और भावपूर्ण संगीत रचनाओं के अपने संग्रह के साथ भारतीय वायुसेना बैंड एक ऊर्जावान प्रदर्शन के देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल करेगा।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर कहा कि राहुल गांधी की आवाज संसद में गूंजनी चाहिए थी, लेकिन वहां वे चर्चा नहीं करना चाहते। रोज हंगामा करके सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जेन ज़ी को गुमराह करने की कोशिशें की गईं और जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 8 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 11वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का समापन ऐतिहासिक भोपाल घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में संपन्न हुई इस बैठक में 14 देशों के 55 प्रतिनिधियों, 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 भागीदार देशों ने हिस्सा लिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक ने 3 संस्कृति कार्य समूह बैठकों के माध्यम से प्रगति की। पहली बैठक 29 से 30 अप्रैल 2026 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है। झारखंड सरकार ने प्रदर्शनों के बीच कल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। और इधर राज्यपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। सरकार द्वारा कांग्रेस और झामुमो के छात्र संगठन समेत कई अन्य संगठनों ने ज्ञापन स्वीकार करने पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया है कि आंदोलन को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में भारत ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। देश की रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता ने अब 300 गीगावाट के शानदार आंकड़े को पार कर लिया है। 2014 के बाद भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और हरित भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। भारत न केवल वैश्विक मंच पर एक क्लीन एनर्जी लीडर के रूप में उभर रहा है, बल्कि बेहद तेज गति से एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने केरल के मल्लपुरम अवैध विस्फोटक मामले में एक और आरोपी हारिस टीए को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक वह विस्फोटकों की अवैध खरीद की साजिश में शामिल था और ये मामला 7 फरवरी 2026 को मल्लपुरम में एक ट्रक से बरामद 89,600 विस्फोटक स्टिक्स और 10,500 शॉक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आज उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ यूएपीए मामले की जांच के तहत 26 ठिकानों पर एक ही साथ छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर में हाल की बारिश और अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण आज से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर अमरनाथ यात्रा स्थगित रहेगी। खराब मौसम और रास्तों की स्थिति को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर एहतियाती कदम उठाया गया है। रामबन जिले और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से नया काफिला रवाना नहीं किया गया। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 12 जिलों के 30 राजस्व सर्कल और 460 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। असम में बाढ़ से करीब 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 10,599 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली गिरने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने रहेंगे। और इसके साथ ही दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होने की आशंका है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी गरज और बिजली गिरने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगस्त महीने की औसत बारिश का आंकड़ा महीने के शुरुआती 8 दिनों में ही पार हो गया है। सफदरजंग में अब तक 230.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आरबीआई और शहरी सहकारी बैंकों से आपसी भरोसे के साथ मिलकर काम करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि मजबूत सहयोग से सहकारी बैंकिंग सेक्टर को और गति मिलेगी। उन्होंने बताया है कि शहरी सहकारी बैंकों में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के बढ़ते व्यापार समझौतों से बिहार के किसान, छोटे उद्योग और निर्यातकों को फायदा होगा। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बिहार के कृषि, टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग और फार्मा उत्पादों को एफटीए के जरिए वैश्विक बाजारों में मिल रही है नए अवसर। केंद्र सरकार ने समुद्री प्रशासन को डिजिटल बनाने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ई समुद्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म समुद्री सेवाओं को आसान, तेज और पारदर्शी बनाएगा और इसके जरिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 6 बड़े कंटेनर जहाजों के निर्माण के लिए करीब $720 मिलियन का वैश्विक टेंडर जारी किया। प्रत्येक जहाज की क्षमता 8000 TEU होगी और जिससे देश की समुद्री परिवहन क्षमता और घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आम लोगों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क और व्यक्ति से व्यक्ति सभी यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेंगे और व्यापारियों के अधिकांश ट्रांजैक्शन पर भी नहीं होगी कोई चार्ज। सरकार ने कहा है कि भविष्य में एमडीआर लागू हुआ तो ये केवल सीमित व्यापारी ट्रांजैक्शन पर मामूली दर से लागू होगा। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 300 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है। सरकार ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 20 से ज्यादा देशों के 7000 टन से अधिक मखाना और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात किया। अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में भारतीय मखाने की बढ़ती मांग है और मखाना उत्पादन के मामले में बिहार करीब 85% उत्पादन के साथ देश में सबसे आगे है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कैश फ्री पेमेंट, डॉर्विन डायनामिक्स और वॉल्टर इंडिया और कार्ड्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया के साथ रणनीतिक MOU किए हैं। इन साझेदारियों से स्टार्टअप को डिजिटल पेमेंट्स, तकनीकी संसाधन, निवेश,
मेंटोरशिप और बाजार तक पहुंच मिलेगी। सरकार का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारत और रूस ने रेलवे, ड्रोन, SJ-100 विमान और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत और रूस दोनों देशों के बीच हुए 12वीं कार्यसमूह बैठक में वंदे भारत, आधुनिक सिंगलिंग, UAV और एरो इंजन पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र सरकार के ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट मार्केटप्लेस ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इस दौरान पोर्टल के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हुई है और 3.7 करोड़ से अधिक ऑर्डर दिए गए। जैम पर पिछले एक दशक में विक्रेताओं और सरकारी खरीदारों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। पंजीकृत विक्रेता 25.45 लाख और सरकारी खरीदार संगठन 1.37 लाख तक पहुंचे। यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रात भर हुई रूसी हमलों में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रूस के हमलों और फ्रंटलाइन इलाकों में गोलीबारी के चलते कुल 13 लोगों की जान गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी हमलों से रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को ट्रिलियन रूबल का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा है कि रूस की एयर डिफेंस में सेंध लगाने में यूक्रेन हो रहा है कामयाब। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक रूस में रात भर में यूक्रेन पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 151 ड्रोन दागे। तो वहीं यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रूस के इस्लिकी और सिजरान तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने का दावा किया है, जहां आग लगने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि देश को न युद्ध न शांति की स्थिति से बाहर निकलना होगा। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौते के करीब पहुंचने की बात कही। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि हर समझौते में नियमों का उल्लंघन होता है और तर्क दिया है कि उल्लंघन से निपटने के लिए एक टीम बनाई जानी चाहिए, न कि लड़ाई करनी चाहिए। वहीं ईरान ने कहा है कि सिर्फ समझौते से जलमार्ग को खोलना संभव नहीं होगा और इसके लिए अमेरिका से मुआवजा, प्रतिबंध हटाने और धमकियां खत्म करने जैसी शर्तें भी पूरी करनी होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जेडी वैंस ने कहा है कि वॉशिंगटन अब देख रहा है कि क्या तेहरान अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए जरूरी बदलाव करने को तैयार है। वैंस ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रशासन मध्य पूर्व के तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊर्जा की कम आपूर्ति से अमेरिकियों के लिए ईंधन और ऊर्जा की लागत कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील टॉड ब्लैंच को अटॉर्नी जनरल के तौर पर मंजूरी दे दी है। उन्हें 50-49 वोटों से मंजूरी मिली। सरकार में आने से पहले ब्लैंच ट्रंप के निजी वकील रह चुके हैं। वहीं डेमोक्रेटिक्स ने उनकी नियुक्ति का विरोध करते हुए ट्रंप पर न्याय विभाग के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में विस्टा चिनेसा लुक आउट के पास जंगल में एक हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट समेत 4 लोगों की मौत हुई। फायर डिपार्टमेंट और सिनेपा की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे की जांच की और हेलीकॉप्टर में 3 कोलंबियाई पर्यटक सवार थे, जो कि एक ही परिवार के थे। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाल्ड रेंज जंगल की आग हुई बेकाबू। आग करीब 9,500 हेक्टेयर में फैल गई है, जिसके बाद प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कोलंबिया ने 20,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया है और पैंटीकटन के पुलिस ने हाईवे 97 बंद करके लोगों को सुरक्षित इलाकों की ओर जाने का निर्देश दिया है। दक्षिणी स्पेन के निबला में जंगल की भीषण आग से 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन
जलकर राख हो गई है और आग के चलते करीब 340 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 300 से ज्यादा दमकल कर्मी और स्पेनिश सेना की एक यूनिट आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक बदलती हवाओं से आग बुझाने में आ रही है मुश्किलें। प्यूर्टो रिको में गंभीर जल संकट के बीच अधिकारियों ने पानी की सप्लाई को सीमित कर दिया है और सैन जुआन समेत 7 नगर पालिकाओं में हजारों लोगों को 48 घंटे के अंतराल पर मिल रहा है पानी। अधिकारियों के मुताबिक करीब 68% द्वीप सूखे की चपेट में है और ये राशनिंग अगस्त के अंत तक जारी रह सकती है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। जापान के नागासाकी पर परमाणु बम हमले की 81 साल हो गए हैं और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें 1945 के अंत तक 73,000 से ज्यादा लोगों की हो गई थी मौत। भारत की युवा शटलर अश्मिता चलिहा ने BWF कोरिया मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के महिला एकल के फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान कियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 के अंतर से हराया। 53 मिनट तक चले मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की और अपने करियर का पहला BWF खिताब हासिल किया। देश भर को फिटनेस का संदेश देने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ और इस बार मौका था फिटनेस के संदेश के साथ ही नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराने का। साइक्लोथॉन की शुरुआत से पहले साइकिल प्रेमियों के साथ नशा मुक्त भारत की शपथ ली गई। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों और जिम्नास्टिक खिलाड़ी सिद्धार्थ निगम, स्क्वैश खिलाड़ी गुरवीर सिंह और फिट इंडिया एम्बेसडर नरेंद्र कुमार के साथ हजारों लोगों ने साइकिलिंग करते हुए फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने के DDG मयंक श्रीवास्तव ने कहा है कि संडेज ऑन साइकिल में साइकिलिंग के अलावा दूसरे खेलों को भी प्रदर्शित किया जाता है ताकि खेलों से लोगों का जुड़ाव हो। भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं के 4x400 मीटर रिले के फाइनल में जगह बना ली है। भूमिका नेहाटे और ताहुरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम की चौकड़ी ने हीट 1 में 3 मिनट में 39.53 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की नितिन गुप्ता 5000 मीटर रेस वॉक के फाइनल में 6ठे स्थान पर रही। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप 2026 में देश भर से करीब 2500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराने के साथ साथ देश में कराटे को बढ़ावा देना है। एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया। एन तोंगचो मितेई ने कुल 266 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं गुरु नायडू सनापति ने 265 किलोग्राम के कुल वजन के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत के साग्निक रॉय और संयंतन कुशारी ने चीन के हेफई में आयोजित 9वीं विश्व युवा ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप में अंडर 31 पेयर्स वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।